जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुर ठाकुर स्वागत करता हूं आपका एक और बेहतरीन सेशन में, जो कि आपका होने वाला है एयरफोर्स वाई ग्रुप मॉक नंबर 02। मॉक 1 में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, बहुत अच्छा प्यार दिखाया है। और अगर आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहे तो मैं वादा करता हूं कि मैं इन 5 मॉक के अलावा जो आपका अगला इंटेक आएगा, मैं उनमें से बहुत अच्छी क्लासेस डिज़ाइन करके लाऊंगा, जो कि आपका स्कोर ही नहीं बूस्ट करेंगी बल्कि आपको रैंक तक दिलाएंगे, है ना। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और थोड़ी सी नॉइज़ प्रॉब्लम हो सकती है, बैकग्राउंड में नॉइज़ आ सकती है, क्योंकि घर के पास में ये रामायण का पाठ हो रहा है। आपको पता ही है कि नवरात्रि का समय चल रहा है ना, तो ये सब चीज़ें आती रहेंगी। और आपने बताया था कि फ़ॉन्ट में सर दिक्कत हो रही, तो कोई बात नहीं, एक और मॉक ऐसा देख लो, है ना। अगले मॉक में मैं फ़ॉन्ट चेंज करा दूंगा और कलर चेंज करा दूंगा, तो आगे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आपको एडजस्ट करना आ गया तो समझो ज़िंदगी में आपने सब कुछ सीख लिया ना। तो थोड़ा एडजस्ट करना सीखिए, और मैं वादा करता हूँ कि अगले में मैं ये सब कुछ चेंज करा दूंगा, कलर वगैरह जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है सब चेंज करा दूंगा। और जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रही है तो आप ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फिर से अपना एक बेहतरीन सा सेशन। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि एक मानक घड़ी में जब घड़ी में सुबह के 9:30 बज रहे हैं तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कितना कोण होता है ना। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो पढ़ लें कि फॉर ए स्टैंडर्ड क्लॉक व्हाट इज द एंगल बिटवीन और एंड द मिनट एंड व्हेन द क्लॉक शोज 9:30 AM। तो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, आपको ट्रिक भी बताई थी कि कैसे करना है। सबसे पहले हमें लिखना है 9:30। टाइम क्या हो रहा है? 9:30। टाइम क्या हो रहा है? 9:30। 9:30। 9:30। और मैंने आपको बताया क्या था कि क्या करना है हमें, घंटे का जो गुणा है वो मिनट में करना है, जो मिनट का गुणा वो हमें क्या करना है, घंटे में करना है। और किससे करना है? 11:60 से। 11:60 से हमें गुणा करना है, जो एक्चुअल टाइम हमें क्वेश्चन में दे रखा है। 11 ये क्या है? 11 ये घंटे हैं, तो इसको किस में गुणा करना है? मिनट में। तो मिनट है 30, तो 11 का गुणा इधर करो। और 9 क्या है? 9 है घंटे, तो इसका घंटे का गुणा किस में करना है? मिनट में। तो 60 का गुणा 9 में करो। क्या करना है? घंटे का गुणा मिनट में और मिनट का गुणा घंटे में। अब हमें क्या करना है? गुणा करना है। 11 गुणा 30 कितना होता है? 11 गुणा 30 कितना होता है? 330, 330। 11 गुणा 30 कितना होता है? 330। और बीच में कौन सा निशान आएगा? कौन सा निशान आएगा? आएगा अंतर का निशान। ये अंतर का निशान होता है। अंतर का निशान, ये अंतर का मतलब, अंतर और माइनस में क्या डिफरेंस होता है कि अंतर हमेशा बड़ी से छोटी संख्या का होता है। बड़ी संख्या में हमेशा छोटी संख्या घटाई जाती है, और डिफरेंस में हम कुछ भी घटा सकते हैं ना। तो उसमें माइनस का मार्क भी आता है, लेकिन अंतर में कभी माइनस का मार्क नहीं आता, क्योंकि बड़ी संख्या में हमेशा छोटी संख्या घटाई जाती है। और 60 का गुणा जब 9 में होगा, 60 का गुणा 9 में होगा तो कितना आएगा? 540, सॉरी कितना आएगा? 540। अब क्या करना है? अब हमें 540 में से 330 घटाने हैं। 330 क्या करने हैं? घटाने हैं। तो कितना आएगा? अंतर आएगा 210। अंतर कितना आ जाएगा? 210। और 210 में क्या करना है? 2 से भाग करना है। 210 में क्या करना है? 2 से भाग करना है। तो क्या आएगा? 105। क्या आएगा? 105 आएगा। कितना आएगा? 105। तो जो 9:30 है उसमें घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का कोण कितना होगा? 105 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि उस पद का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे का पहले पद से। यानी जो रिलेशन 3 का 24 से है वही रिलेशन 5 का किस संख्या से होगा। क्या कह रहा है कि जो रिलेशन 3 का 24 से है, जो रिलेशन 3 का 24 से है वही रिलेशन 5 का किससे होगा। देखो, जब भी हमें इस वाली संख्या से ये वाली प्रोडक्ट जो मिले वो कुछ बड़ा मिले, तो हमेशा क्या होता है, या तो गुणा हो रहा होगा, या तो उसका वर्ग हो रहा होगा, या तो उसका क्यूब हो रहा होगा। ठीक। 3 बहुत छोटी संख्या और 24 थोड़ी, उससे बहुत 3 के कंपैरिजन में 24 बहुत बड़ी संख्या है ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं प्लस तो हो नहीं रहा है, क्योंकि प्लस करने में हमें कुछ
ज़्यादा मिलेगा नहीं, है ना। हमें बड़ी संख्या चाहिए, या तो गुणा हो रहा है यहाँ तो, या तो वर्ग हो रहा है, या तो क्यूब हो रहा है। तो 3 से अगर हम रिलेशन ज्ञात करना चाहें तो अगर 3 का गुणा किसी में करें तो 3 गुणा 8, 3 गुणा 8 कितना आता है 24। 3 का 8 से गुणा करें तो 24 आता है। तो वैसे ही 5 का गुणा 8 से करें तो कितना आएगा 40, लेकिन 40 तो ऑप्शन में कोई नहीं है ना, 40 तो कोई ऑप्शन नहीं है, यानी गुणा तो नहीं हो रहा है। फिर क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 भी कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, और ना तो 3 का वर्ग होता है 9, लेकिन यहाँ पे 24, यानी 9 से वर्ग से भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। अब 3 का क्यूब करके देखते हैं। 3 क्यूब कितना होता है 27, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब होता है 27। तो 24 कहीं ना कहीं 27 के आसपास ही होता है, थोड़ा 24 क्या होता है 27 के कहीं ना कहीं आसपास ही होता है। तो अगर 27 में से हम कितना घटाएं, 27 में से अगर हम 3 घटाएं, 27 में से कितना घटाएं 3 घटाएं, तो 27 माइनस 3 कितना होता है 24 होता है। 27 माइनस 3 कितना होता है 24 होता है। वैसे ही अगर हम 5 का क्यूब करें, वैसे ही हम क्या करें 5 का क्यूब करें, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 का क्यूब होता है 125। 125 में 3 घटाएं कितना आएगा 122, 125 में से 3 घटाएं कितना आएगा 122, कितना आएगा 122, लेकिन 122 तो कहीं ऑप्शन में नहीं, 122 तो कहीं ऑप्शन में नहीं। इसका मतलब है कि जिस संख्या का हमें क्यूब करना है वही संख्या उसमें घटानी है, तब आंसर आएगा। जैसे 3 का क्यूब किया, यहाँ पे 3 था, 3 का क्यूब करना है, फिर इसी से 3 घटाना भी है, ठीक। तो 3 त्रिका 9, त्रिका 27, 27 में 3 का 24। वैसे ही 5 का क्यूब होता है 125, और इसी से 5 घटाने, इसी से क्या करने 5 घटाने, तो कितना बचेगा 125 में जब 5 जाएगा तो बचेगा 120, कितना बचेगा 120, और 120 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 120। समझ आया, है ना, समझ आया। क्या बताया मैंने कि अगर जो प्रोडक्ट आ रहा हो बहुत बड़ा आ रहा हो, नंबर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो, तो क्या करना है, या तो गुणा करना है, या तो स्क्वायर करना है, या तो क्यूब करना है, ठीक। समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित कोड भाषा में क्लॉक को लिखा गया LCOKC, क्लॉक को लिखा गया LCOKC, उसी भाषा में ब्लैक को कैसे लिखा जाएगा, उसी भाषा में ब्लैक को कैसे लिखा जाएगा। किसका क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है। देखो क्या रिलेशन बनना है, लिखा है क्लॉक CLOCK, उसको लिखा क्या जा रहा है, उसको लिखा जा रहा है इसके नीचे लिखते हैं तो थोड़ा समझ आएगा ना, LCOKC। वैसे ही हमें निकालना है कि ब्लैक को क्या लिखा जाएगा, ब्लैक को क्या लिखा जाएगा, इसको ब्लैक को, ठीक। अब देखो रिलेशन निकालते हैं कि क्या रिलेशन बनना है। ठीक है CLOCK, देखो कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखो तो दिख रहा है कि L का प्लेस चेंज करके L को C की जगह रख दिए हैं और C को L की जगह रख दिए हैं, यानी 2 नंबर का स्थान 1 में कर दिए हैं और 1 का स्थान 2 में कर दिए हैं। O को एज इट इज रख दिए हैं, ठीक। उसके बाद क्या किए हैं, K को चौथे स्थान पे लिख दिए हैं और C को 5वें स्थान पे लिख दिए हैं। क्या किए हैं, K को चौथे स्थान पे लिख दिए हैं, C को 5वें स्थान पे, यानी पहले और दूसरे का स्थान आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं और चौथे और 5वें का स्थान आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक। क्या कर रहे हैं, पहले और दूसरे का स्थान आपस में इंटरचेंज और चौथे और 5वें का स्थान आपस में इंटरचेंज, और बीच वाले को एज इट इज लिख रहे हैं, है ना। वैसे ही हमें क्या करना है, ब्लैक का स्थान चेंज करना है। क्या करना है, ब्लैक में से यानी पहले और दूसरे का स्थान आपस में इंटरचेंज, तो L आ जाएगा सबसे पहले, L आ जाएगा सबसे पहले, B आ जाएगा दूसरे नंबर में, L आ जाएगा सबसे पहले, B आ जाएगा दूसरे नंबर में, बीच वाले को एज इट इज रख देना है, यानी A बीचों बीच आ जाएगा। फिर चौथे और 5वें क्या करना है, आपस में इंटरचेंज करना है, यानी K आ जाएगा पहले, K आ जाएगा पहले और C उसके बाद आ जाएगा, K आ जाएगा पहले और C उसके बाद आ जाएगा। तो कोड बनेगा क्या, LBAKC, क्या बनेगा LBAKC, LBAKC, कौन सा ऑप्शन है, LBAKC, ऑप्शन नंबर 4। समझ आया, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कैलेंडर का है, लिखा है 2 अक्टूबर 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, 2 अक्टूबर 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो मैं आपको कुछ कोड लिखाने वाला हूँ और मैं वादा करता हूँ कि अगर आपने इन कोड्स को याद कर लिया तो कैलेंडर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपके एग्जाम में आप फंसने वाले नहीं हैं। कौन से कोड याद रखने हैं, चलो मैं लिखा देता हूँ कुछ, एक स्लाइड ऐड करता हूँ पहले। ठीक, देखो, हाँ टाइम लगेगा थोड़ा। लिखा है जनवरी, ठीक, आधा आधा लिखा हूँ, समझ जाना। फरवरी, मार्च, फिर क्या है अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, उसके बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर। ठीक, कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक, उसके बाद कौन से कोड याद करने हैं, दिन के कोड याद करने हैं। सबसे पहले आएगा संडे, सबसे पहले कौन सा आएगा, संडे, फिर क्या आएगा मंडे, फिर ट्यूसडे, दिनों का नाम याद है ना आपको। उसके बाद क्या आ जाएगा थर्सडे, भाई मुझे तो याद है। थर्सडे के बाद क्या आ जाएगा फ्राइडे, सॉरी भूल गया ना, मुझे भी नहीं याद लगता है, बीच में छूट गया क्या, वेंसडे। ट्यूसडे के बाद कौन सा आएगा, आएगा वेंसडे, वेंसडे, फिर थर्सडे, थर्सडे के बाद क्या आएगा फ्राइडे, फ्राइडे के बाद क्या आएगा सैटरडे, सैटरडे। ठीक, उसके बाद क्या याद करना है, इधर एक बॉक्स बना लेते हैं। बस ये 3 कोड अगर आपको याद हो गए, कैलेंडर का क्वेश्चन कहीं से भी कोई सा भी आ जाए, आप कभी भी फंसने वाले नहीं हैं। ठीक, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000। ठीक, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000। ठीक, अब देखो कोड क्या है, कोड क्या क्या है इनके। जनवरी का कोड होता है 1, जनवरी का कोड क्या होता है 1, फरवरी का कोड क्या होता है 4, मार्च का कोड क्या होता है 4, अप्रैल का कोड क्या होता है 0, मई का कोड क्या होता है 2, जून का कोड क्या होता है 3, जुलाई कोड क्या होता है, सॉरी 0 2 5, 0 2 5, जून का कोड होता है 5, जुलाई कोड होता है 0, अगस्त का कोड होता है 3, सितंबर का कोड होता है 6, अक्टूबर का कोड होता है 1, नवंबर का कोड होता है 4 और दिसंबर का कोड आता है 6। ठीक, दिसंबर का कोड क्या होता है 6। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद संडे का कोड क्या होता है, संडे का कोड होता है 1, मंडे का कोड क्या होता है, मंडे का कोड होता है 2, ट्यूसडे का होता है 3, वेंसडे का होता है 4, थर्सडे का होता है 5, फ्राइडे का होता है 6, सैटरडे का कोड होता है 0, सैटरडे कोड कितना होता है 0। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1500 का जो कोड होता है, 1500 का जो कोड होता है वो होता है 0, 1500 का कोड क्या होता है, 1500 कोड होता है 0, 1600 का होता है 6, 1700 का होता है 4, 1800 का होता है 2, 1900 का होता है, 1900 का जो कोड होता है वो होता है 0 और 2000 का होता है फिर से 6। कितना होता है 6। बस इतने ही कोड आपको याद करने हैं। इसी से आपका कैलेंडर का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप कभी भी कैलेंडर के क्वेश्चन में फंसने वाले नहीं। थोड़ा सा चेंज है, क्या है कि जब
आपको लीप ईयर दिख जाए, जब आपको लीप ईयर दिख जाए तो जनवरी और फरवरी कोड में एक एक घटा देना। जब भी आप, क्या बताया मैंने, जब भी आपको लीप ईयर दिख जाए, लीप वर्ष दिख जाए, तो जनवरी के कोड में और फरवरी के कोड में आपको एक एक घटा देना है। जनवरी के कोड में एक घटाओगे तो एक में एक कितना आ जाएगा 0, ठीक। और फरवरी कोड में 4 में से एक घटाओ कितना आ जाएगा 3। यानी अगर लीप ईयर है तो जनवरी कोड हो जाएगा 0 और फरवरी कोड हो जाएगा 3। बस इतना ही करना है, उसके बाद आपका कैलेंडर क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। अब इनको याद कैसे करना है भैया, है ना। तो क्या करना है, देखो 3-3 का पेयर बना लो, 3-3 का पेयर बना लो। ये देखो कितना दिख रहा है 144, ये क्या दिख रहा है 144, 144। ये कितना दिख रहा है 025, 025। ये कितना दिख रहा है 036, 036, 146। यानी ये 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है। 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, 36। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 0, 3, 6, 146। आप अगर इसको 10-12 बार कम से कम अगर लगातार पढ़ेंगे तो कोड बिल्कुल याद हो जाएंगे। कैसे पढ़ना है 144, 025, 036, 146। कैसे पढ़ना है 144, 025, 036, 146। उसके बाद अपना कोड लिख लेना, ठीक। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे कोड याद कर लो कि 144, 025, 036, 146। पहले जनवरी फरवरी लिख लो, उसके बाद कोड लिख दो। कैसे 144, 025, 036, 146, ठीक। अब इसमें से कोई सा भी एक कोड याद कर लो, इनमें से कोई सा भी एक कोड याद कर लो। जैसे संडे का कोड याद कर लो, क्या कर लो संडे का कोड, क्योंकि हम कभी जब भी दिनों के नाम याद करते हैं तो हमें लगता है संडे से याद करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक। तो संडे से कोड याद करते हैं अगर, तो संडे का कोड अगर आप याद कर लो कि संडे का कोड होता है 1, तो वैसे ही बढ़ाते चले जाओ बस कि संडे का 1 है तो मंडे का हो जाएगा 2, ट्यूसडे का हो जाएगा 3, वेडनेसडे का हो जाएगा 4, थर्सडे का हो जाएगा 5, फ्राइडे का हो जाएगा 6 और सैटरडे का याद कर लो कि 0 होता है। 2 कोड याद करने, कौन कौन से, एक संडे का याद कर लो, एक सैटरडे का याद कर लो। सैटरडे का होता है 0, संडे का होता है 1, संडे के आगे बढ़ते चले जाओ, कोड बढ़ाते चले जाओ। संडे का 1 तो मंडे का 2, ट्यूसडे का 3 तो वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5 तो फ्राइडे का 6। याद हो जाएगा ऐसे। अब ये वाले कैसे याद करने, ये वाले याद करने हैं आपको 400 में, सन में आपको जो शताब्दी वर्ष है उनमें से आपको 400 से भाग देना है। किसमें से 400 से भाग देना है। 400 से भाग दो, अगर 300 बचे, देखो 1500 में अगर 400 से भाग दो, 1500 में अगर आप 400 से भाग दो, किससे भाग दो 400 से, तो देखो कितना बचा 400, 3 1200 होता है, 400 गुना 3 1200 होता है, कितना बचा 300। अगर 300 शेष फल बचे तो उसका कोड हो जाएगा 0। शताब्दी वर्ष में 400 से भाग दो, अगर 300 शेष फल बचे तो उसका कोड हो जाएगा 0, ठीक। ऐसे ही 1600 में भाग दो, 1600 में 400 से भाग दो, सब में किसका भाग देना 400 से भाग देना। 400 से 1600 में भाग दो तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 400 चौके होता है 1600, पूरा पूरा कट जाए। 0 शेष फल बचे, 0 शेष फल बचे तो उसका कोड हो जाएगा 6, उसका कोड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही 1700 में भाग दो, 1700 में 400 से भाग दो, कितने से भाग देना है 400, 400 चौके 1600, 400 चौके 1600, भाग कितना, शेषफल कितना बचा 100, शेषफल कितना बचा 100। और जब 100 दिख जाए तो उसका कोड हो जाएगा 4। अगर 100 शेषफल बच जाए तो उसका कोड हो जाएगा 4। फिर 1800 में ऐसे ही भाग दो, 1800 में ही ऐसे भाग दो, 1800 बटे 400, 1800 बटे 400, 400 चौके 1600, कितना बचा 2, 200, कितना बचा 200। अगर 200 को 200 शेषफल बच जाए तो कितना आ जाएगा 2, उसका कोड कितना हो जाएगा 0। फिर 1900, फिर कितना आ जाएगा 1900, 1900 बटे 400, 400 का 1900 में 400 भाग दो, कितना बचेगा 300, कितना बचेगा 300, 300 और 300 मैंने बताया था अभी, जब 300 बच जाए तो उसका कोड कितना हो जाएगा 0, उसका कोड कितना हो जाएगा 0। जब 300 शेषफल बचे तो उसका कोड हो जाएगा 0, ठीक। जब 300 बचे तो 0, जब 100 बचे कितना बचे, जब 100 बचे तो उसका कोड 4, और जब पूरा पूरा चला जाए तो 6, 300 में 0, 300 में 0, 100 से याद करते हैं ना। 100 बचे तो 4, 100 बचे तो 4, 200 बचे तो 2, 100 बचे तो 4, 200 बचे तो 2, 300 बचे तो 0, पूरा पूरा चला जाए तो 6। क्या बताया मैंने, 100 बचे तो 4, 100 बचे तो 4, 200 बचे तो 2, 300 बचे तो 0, पूरा पूरा चला जाए तो 6, ठीक। अगर मैं इनको मेट दूं, अगर ये मैं इनको मेट दूं, कौन से मेटने हैं, देखो पहले तो इसको हटाते हैं ना, समझा दिया है, अगर ध्यान से समझोगे तो समझ जरूर आया होगा, है ना।
400, 1800, 1800 क्या बताया मैंने, 100 बचे तो 4, 100 शेषफल बचे तो 4, 200 बचे तो 2, 300 बचे तो 0, और 4 पूरा पूरा चला जाए तो 6, पूरा पूरा चला जाए तो 6। क्या बताया मैंने, 100 बचे तो, इसको भी मिटते हैं ना, क्योंकि ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेंगे। अगर ये 1500 हटा दो, ठीक, 1500 हटा दो, 1600 हटा दो, 1500 हटा दो, 1600 हटा दो, यानी अब यहाँ से देखो 100 बचे तो 4, इसमें 400 से भाग दोगे 1700 में कितना बचेगा, 100 बचेगा। कितना बचेगा, 100। 100 शेषफल बचे तो 100 शेषफल बचे तो 4, 100 शेषफल बचे तो 4। जब 1800 में 200 भाग दोगे, 400 से भाग दोगे तो शेषफल बचेगा 200, शेषफल बचेगा 200, 200 शेषफल बचे तो कोड कितना है, 2, 200 शेषफल बचे तो कोड है 2, ठीक। उसके बाद है 1900 में 400 भाग दोगे तो शेषफल बचेगा 300, शेषफल कितना बचेगा, 300। तो जब 300 बचे तो 0, और जब पूरा पूरा चला जाए 2000 में जब 400 भाग करोगे पूरा पूरा चला जाएगा, यानी 6, यानी 0 शेषफल बचे तो 6, 0 शेषफल बचे तो 6। बस इतने ही कोड आपको याद करने। और अगर क्या करना है, अगर लीप ईयर आए तो जनवरी में और फरवरी में एक एक घट जाएगा, यानी जनवरी कोड हो जाएगा 0 और फरवरी का कोड हो जाएगा 3, ठीक। बस इतना याद करना है, आपका कैलेंडर क्वेश्चन कोई सा भी फंसने वाला नहीं है। देखो जो पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करा देखते हैं। कह रहा है 2 अक्टूबर 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन था, 2 अक्टूबर 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब क्या करना है, और देखो 2 अक्टूबर 2, तारीख कितनी है 2, सबसे पहले लिखनी है तारीख। फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है तारीख प्लस माह, तारीख प्लस माह प्लस सन, शताब्दी प्लस शताब्दी प्लस शताब्दी प्लस लीप वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस सन पूरे को भाग करना है 7 से, पूरे को भाग करना है किससे, 7 से, पूरे को भाग करना है 7 से, पूरे को भाग करना है 7 से, और 7 से भाग करने के बाद जो शेष फल है वही हमारा फाइनल कोड है, वही हमारा फाइनल कोड है। और जो कोड है वो उसको हम किससे मिला लेंगे, उसको हम मिला लेंगे दिन वाले कोड से, जो आएगा वही आंसर है। देखो तारीख कितनी है, तारीख है 2, तारीख दे रखे हैं 2, सबका कोड लिखना है, ठीक। माह है अक्टूबर, माह क्या है अक्टूबर, और मैंने अक्टूबर का कोड क्या बताया, यहाँ पे देखो अक्टूबर का कोड है 1, अक्टूबर का कोड कितना है 1, अक्टूबर का कोड है 1, यानी 2 + 1, 2 + 1 प्लस शताब्दी, शताब्दी की कौन सी है, शताब्दी 1800, शताब्दी क्या है 1800, शताब्दी है 1800, 1800 में 400 से भाग दो, 400 चौके 1600, 400 चौके 1600, शेषफल कितना बचेगा 200, शेषफल कितना बचेगा 200, और 200 जब शेषफल बचे, जब 200 शेषफल बचे तो उसका कोड कितना होता है 2, यानी उसका कोड कितना होता है 2, यानी शताब्दी का वर्ष आ जाएगा, शताब्दी का कोड आ जाएगा 2, ठीक। उसके बाद लीप ईयर, उसके बाद हमें क्या होते हैं लीप ईयर निकालने होते हैं। लीप ईयर किस में भाग देंगे 69, जो लास्ट के 2 होते हैं इनमें लीप ईयर निकलते हैं, ठीक। 69 में से 4 से भाग दो, लीप ईयर कितने हर 4 वर्ष बाद होता है लीप ईयर, 4 से भाग दो, 4 से भाग दो, जितनी बार भाग जाए, ठीक। भागफल होता है, जो भागफल आता है वही होता है लीप ईयर। 17 चौके 68 पूरा भाग, ठीक है। 17 चौके 68 तो 4 से जब 69 भाग दोगे कितनी बार जाएगा 17 चौके 68, यानी 70 बार जाएगा। यहाँ पे हमें शेषफल, बस एक ही चीज हमें याद रखनी है कि जब हम लीप वर्ष निकालेंगे तो वहां पे हमें भागफल लेना होता है, ना कि शेषफल। वहां पे हमें क्या लेना होता है, भागफल लेना होता है, ना कि शेषफल। तो लीप ईयर्स कितने आ जाएंगे 17, लीप वर्ष कितने आ जाएंगे 17, तो 2 के बाद लीप ईयर आ जाएंगे 17, ठीक। उसके बाद सन लिखना है, सन कौन सा है 69, 1869, यानी लास्ट के 2 69,
कितना लेना है 69 69, ठीक। पूरे को भाग करना है 7 से, पूरे को भाग करना है 7 से। देखो ऊपर वाले को जोड़ लो पहले, 69 69 7 76 76 10 86, 86 2 88, 88 1 89, 89 2 91, पूरा कितना है 91, पूरा कितना आया 91। 91 में 7 से भाग दो कितना आएगा 13, 13 सत्ते 91, 13 बार जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 0, रिमाइंडर कितना बचा 0। यहाँ पे हमें क्या लेना है रिमाइंडर लेना है, यानी शेषफल लेना है। शेषफल कितना बचा 0, शेषफल कितना बचा 0, शेषफल बचा 0, शेषफल बचा 0। और 0 किसका कोड होता है, 0 कोड होता है शनिवार, 0 किसका कोड होता है सैटरडे कोड होता है, यानी इसका आंसर क्या है सैटरडे है। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन यानी सैटरडे। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन सैटरडे। समझ आया, समझ आया कि नहीं, एक बार और बता दिया जाएगा, एक बार और बता दिया जाए। देखो मैंने क्या बताया, जनवरी का कोड होता है, जनवरी का होता है 1, जनवरी का होता है 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6, ठीक। उसके बाद संडे मंडे में क्या होता है, संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेंसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 0, ठीक। अब शताब्दी वर्ष में, शताब्दी वर्ष में 400 से भाग दें, 400 से शताब्दी में 400 से भाग दें तो 100 शेषफल बचे तो उसका कोड आएगा 4, 200 शेषफल बचे तो उसका कोड आएगा 2, 300 शेषफल बचे तो उसका कोड आएगा 0, और पूरा पूरा भाग चला जाए तो उसका कोड होगा 6, उसका कोड कितना होगा 6। समझ आया, समझ आया कि नहीं, इतना समझ आया। फिर लास्ट में इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहला होता है तारीख, सबसे पहला क्या होता है तारीख, तारीख के बाद माह, माह के बाद शताब्दी, शताब्दी के बाद लीप वर्ष, लीप वर्ष के बाद सन, ठीक। पूरे को किससे भाग करना है, पूरे को 7 से भाग करना है। और हमें क्या याद रखना, जब भी हम लीप वर्ष निकालेंगे तो वहाँ पे हमें शेषफल नहीं लेना होता, वहाँ पे हमें क्या लेना होता है भागफल, जितनी बार भाग जाए वही होते हैं लीप वर्ष। 69 में 4 से भाग किया 17 बार गया, यानी 17 यहाँ पे लीप वर्ष है, 17 लीप वर्ष है तो 17 यहाँ पे लिख दिया, ठीक। समझ आया, समझ आया कि नहीं, आशा करता हूँ सब लोग को समझ आया होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। सीरीज क्या है 2 2 3 6 10 18 27, 2 3 6 10 18 27। ध्यान से अगर देखें तो इसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, यानी गुणा तो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं अंतर से ये सीरीज आ रही है ना। अगर 2 के बाद कोई बड़ा नंबर होता, 3 के बाद कोई बड़ा नंबर होता, 6 के बाद कोई बड़ा नंबर होता है डायरेक्ट, तो कहीं ना कहीं गुणा हो रहा होता। लेकिन कोई बड़ा पद किसी टर्म के बाद नहीं आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये अंतर से ही कोई सीरीज बन रही है, ठीक। अंतर देखते हैं, 2 और 3 का अंतर कितना है 1, 2 और 3 का अंतर कितना है 1, 3 और 6 का अंतर कितना है 3, 3 और 6 का अंतर 3, 6 और 10 का अंतर कितना है 4, 6 और 10 का अंतर कितना है 4, 10 और 18 का अंतर कितना है 8, 10 और 18 का अंतर कितना है 8, 18 और 27 का अंतर कितना है 27, 18 और 27 का अंतर कितना है 9, 18 और 27 का अंतर कितना है 9। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहा है 1, फिर उसके बाद 3, फिर 4, फिर 8, फिर 9। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 और 3 का ऐसी संख्याएं हैं विषम संख्याएं, 1 और 3 का ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं। उसके बाद 4 और 6 का ऐसी संख्या आएंगी, 4 और 6 आ गई, सॉरी 4 और 8 आ गई सम संख्याएं, 4 और 8 आ गई सम संख्याएं। और उसके बाद 9 फिर से आ गया विषम, 9 फिर से क्या आ गया विषम। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको ये नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई विषम संख्याओं से ही यहाँ पे कोई सीरीज बन रही है, ये सम संख्या बीच में आके गड़बड़ कर रहा है, ये सम संख्या बीच में आके गड़बड़ कर रहा है, यानी अंतर जो यहाँ पे 6 और 10 या 10 से 18 यही कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ दिख रहा है। तो अगर आप 10 की जगह आप अगर घेरा कर दें, यहाँ पे 10 की जगह अगर आप घेरा कर दें, 10 की जगह हम क्या करते हैं घेरा कर दें। देखो नई सीरीज बनाए अगर हम, 10 की जगह क्या करना है घेरा करना है, 10 की जगह क्या करना है घेरा, 2 3 6 11 18 और 27, 11 18 और 27, 10 की जगह हमने क्या कर दिया घेरा कर दिया। अब देखो अंतर 2 1 3 3 3 6 6 5 11
11 7 18, 18 9 27, 2 1 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 और 9 27। अब देखो अंतर, 1 3 5 7 9, और ये सब कैसी संख्या होती हैं? ये सब होती हैं विषम संख्या, यानी ऑड नंबर्स। क्या होते हैं? ये ऑड नंबर्स होते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे 1 के बाद 3, 3 के बाद सीधे 4 आ रहा था, तो यही कहीं ना कहीं 10 गड़बड़ कर रहा था। क्या गड़बड़ कर रहा था? 10। तो जो गलत पद है वो क्या है? 10। जो गलत पद है वो क्या है? 10। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका कौन सा है? 1, ऑप्शन नंबर 1, यानी 10। आंसर कितना है यहाँ पे? 10। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कंचन की ओर इशारा करते हुए रोहित कहता है, वह मेरे भाई की माँ की बेटी है। वह मेरे भाई की माँ की बेटी है। कंचन रोहित से किस प्रकार संबंधित है? पॉइंटिंग टू कंचन, रोहित से शी इज माई ब्रदर्स मदर्स डॉटर। हाउ इज कंचन रिलेटेड टू रोहित? बनाते हैं। सबसे पहले कंचन की ओर इशारा करते हुए रोहित कह रहा है। रोहित कह रहा है ना, तो सबसे पहले रोहित को बनाओ। ठीक, सबसे पहले क्या करो? रोहित को स्टैब्लिश करो। यहाँ पे सबसे पहले लाओ रोहित को, सबसे पहले लाओ रोहित को, क्योंकि रोहित किसकी ओर इशारा? कंचन की ओर इशारा करते हुए रोहित कह रहा है। ठीक, रोहित क्या कह रहा है? रोहित कह रहा है कि वह मेरे भाई, वह मेरे भाई, कौन कौन? किसी की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि वह मेरे भाई, यानी रोहित का भाई, रोहित का भाई, रोहित का भाई, वह मेरे भाई की माँ, वह मेरे भाई की माँ। इसको थोड़ा नीचे करते हैं ना, थोड़ा सा नीचे लाओ इसको। गड़बड़ कर रहा है क्या? चलो हटाओ, है ना, वहीं समझ लो। थोड़ा सा इसको मिनट देते हैं। कह रहा है, रोहित कह रहा है, रोहित क्या कह रहा है भाई? ध्यान से सुनो, रोहित क्या कह रहा है? रोहित कह रहा है, रोहित कह रहा है, रोहित कह रहा है कि वह मेरे भाई, वह मेरे भाई, रोहित का जो भाई है वह मेरे भाई, भाई की माँ, वह मेरे भाई की माँ। रोहित के जो भाई की माँ है वो रोहित की भी माँ होगी। क्या होगी? जो रोहित के भाई की माँ है वो क्या होगी? वो रोहित की भी माँ होगी। और एक चीज ध्यान से सुन लो, जो भी मेल होता है उसे हम प्लस से डिनोट करते हैं, और जो फीमेल होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? उसको माइनस से डिनोट करते हैं। फिर अगर एक पीढ़ी ऊपर जा रहा है, एक पीढ़ी ऊपर जा रहा है तो उसको हम ऊपर लिखते हैं, एक पीढ़ी नीचे जा रहा है तो उसको हम नीचे लिखते हैं, और जो बराबर की पीढ़ी वाले होते हैं उनको हम सामने लिखते हैं। बराबर की पीढ़ी वाले हमारे जैसे भाई हो गए, हमारी बहन हो गई, हमारी भाभी हो गई, ये सब क्या होती है? हमारी बराबर की पीढ़ी होती है। लेकिन हमारे जो माँ होती है, जो चाचा होते हैं, ये होते हैं एक पीढ़ी ऊपर, और जो हमारे बाबा होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक पीढ़ी और ऊपर होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो कह रहा है रोहित के भाई की माँ, रोहित के भाई की माँ वो रोहित की भी माँ होगी। ठीक, रोहित के भाई की माँ की बेटी है, जिसकी ओर इशारा कर रहा है वो क्या है? रोहित के भाई की माँ की बेटी है। रोहित जिसकी तरफ इशारा कर रहा था वो क्या है? वो रोहित के भाई की माँ की बेटी है। ठीक, तो कहीं ना कहीं वो उसके भाई की क्या हुई? बहन हुई, रोहित के भाई की बहन हुई। अगर रोहित के भाई की बहन है तो वो रोहित की भी क्या होगी? बहन होगी। वो क्या होगी? रोहित की भी बहन होगी। ठीक, तो कह रहा है कंचन रोहित से किस प्रकार संबंधित है? ये क्या है? कंचन है। ये क्या है? कंचन है, क्योंकि इशारा किसकी तरफ कर रहा था? वो कंचन की तरफ कर रहा था। ये क्या है? कंचन है। तो कंचन रोहित से किस प्रकार संबंधित है? तो कंचन रोहित की क्या बहन है? कंचन रोहित की क्या बहन है? कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड, सिस्टर। ठीक, समझ आया कि नहीं? क्या बताया मैंने कि अगर एक पीढ़ी ऊपर है तो उसको एक पीढ़ी ऊपर लिखना है, एक और पीढ़ी ऊपर है तो उसको एक पीढ़ी और ऊपर लिखना है, एक पीढ़ी नीचे है तो उसको नीचे लिखना है, बराबर की पीढ़ी वाले को बराबर में लिखना है, फीमेल को माइनस से डिनोट करना है, और पुरुष जो होते हैं मेल को उनको प्लस से डिनोट करना है। ठीक, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों की एक कतार में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां और दाईं ओर से 12वां है। कतार में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।
In a row of people, the position of A from the left side is 11 and the position from the right side is 12. Find the total number of person in the row. जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है m प्लस n माइनस वन। फॉर्मूला क्या होता है? m प्लस n माइनस वन, यानी किसी का बाएं से स्थान, किसी का बाएं से स्थान लेफ्ट, ठीक है, हिंदी थोड़ा गलत लिखना है, m प्लस n माइनस वन, यानी लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन बराबर टोटल पर्सन, ठीक। यानी अगर लेफ्ट का स्थान प्लस राइट का स्थान माइनस वन कर दें तो जो कतार में पूरे टोटल पर्सन होंगे, कुल व्यक्ति होंगे, वो हमारे निकल आएंगे, ठीक। कह रहे लोगों की एक कतार में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है, बाईं ओर से ए का स्थान 11वां यानी 11, लेफ्ट साइड से कितना है? 11 है, 11वां है, और दाईं ओर से 12वां है यानी 11 प्लस 12 और माइनस 1, 11 प्लस 12 माइनस 1 यानी 11 और 12 कितना हो? 23, और 23 में एक कितना होगा? 22, 23 में एक गए 22, यानी कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? 22 व्यक्ति हैं। कुल कितने व्यक्ति हैं? 22। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी जो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी है? 22 है। कितनी है? 22। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 दोस्त एस के एम ए और आर, कौन कौन से दोस्त हैं? एस के एम ए और आर। कह रहा है एस के से छोटा है। एस क्या है? एस जो है वो के से छोटा है, एस के से छोटा है, यानी एस जो आएगा वो के से नीचे आएगा, ठीक। एस जो आएगा वो के से नीचे आएगा क्योंकि एस के से छोटा है, लेकिन आर से लंबा है, लेकिन आर से लंबा है। कौन लंबा है? एस। एस के से छोटा है लेकिन आर से लंबा है, यानी आर एस के नीचे आएगा, ठीक। ऐसे ही हमें क्या करना है? एग्जाम में करना है, क्योंकि ऊपर नीचे से हमें समझ आ जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक। कह रहा है एस के से छोटा है, एस के से छोटा है यानी के ऊपर आएगा, एस नीचे आएगा। फिर कह रहा है लेकिन आर से लंबा है, एस आर से लंबा है तो एस आ जाएगा ऊपर, आर उसके नीचे। फिर कह रहा है एम सबसे लंबा है, यानी एम सबसे ऊपर आएगा। एम कहाँ आएगा? एम आएगा सबसे ऊपर, एम आएगा सबसे ऊपर। नहीं दिख रहा क्या? फिर से बना दे क्या? चलो यहाँ पे बना देते हैं। देखो एम, एम जो है सबसे लंबा है, एम सबसे लंबा है। फिर कह रहा है कि ए के से थोड़ा छोटा है, ए जो है वो के से थोड़ा छोटा है और एस से थोड़ा लंबा है। ए क्या है? ए जो है वो के से थोड़ा छोटा है, यानी ए जो है के से थोड़ा छोटा है, सॉरी, ए जो है के से थोड़ा छोटा है, ए के से थोड़ा छोटा है यानी ए आएगा के नीचे। और कह रहा है एस से थोड़ा लंबा है, एस से क्या है? थोड़ा लंबा है, एस से थोड़ा लंबा है। कह रहा है ए के से थोड़ा छोटा है और एस से थोड़ा लंबा है, यानी ए आएगा के और एस के बीच में। ए कहाँ पे आएगा? ए आएगा के और एस के बीच में, तो ए का स्थान कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, ए का स्थान कहीं ना कहीं कहाँ होगा? के और एस के बीच में। फिर कह रहा है ऐसा कौन है जिससे 2 लोग लंबे और 2 लोग छोटे हैं? ऐसा कौन है जिससे 2 लोग लंबे हैं और 2 लोग छोटे हैं? पूरे व्यक्ति कितने थे? 5। पूरे व्यक्ति थे 5, यानी उससे 2 ऊपर हैं और 2 उससे क्या है? नीचे है। तो बीच में कौन है? बीच वाला व्यक्ति भैया हमसे पूछ रहा है, तो वो है कौन? वो ए है। वो क्या है? ए। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। भैया बीच के व्यक्ति बहुत खराब होता है ना, बीच के व्यक्ति बन के ना रहना कभी, उसको क्या कहते हैं? मीडियोकर। तो मीडियोकर बन के कभी नहीं रहना, है ना। बीच के व्यक्ति बहुत खराब होता है, वो होता है ना घर का ना घाट का, ठीक। वो कैसा होता है? ना घर का होता है ना घाट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्स में आ जाइए। लिखा है cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री एंड दैट सो ऑन cot 89 डिग्री। क्या लिखा है? cot 1 डिग्री, cot 1 मल्टीप्लाई cot 2 मल्टीप्लाई cot 3 मल्टीप्लाई cot 4, सॉरी क्या लिखा है? cot 4 मल्टीप्लाई cot 5 एंड दैट्स ऑन। ऐसे ही क्या आएगा? cot 89। अब अगर ध्यान से देखो cot 1 डिग्री, एक फॉर्मूला अगर आपको पता होगा कि साइन
90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। कितना होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा। ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। कितना होता है, tan थीटा। बस हमें यही करना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या करना है, जो जो भी हमें कॉट में दिख रहे हैं उनको tan में चेंज कर लो। कहाँ तक चेंज करना है वो मैं आपको बताऊँ। देखो कहाँ तक चेंज करना है, देखो कॉट वन को अगर लिखना चाहो तो हम ये लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 89, कॉट 90 माइनस 89। कॉट वन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 89, 90 माइनस 89 इंटू। ऐसे ही अगर कॉट 2 को लिखना चाहें तो कॉट 2 को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 88, 90 माइनस 88। ऐसे ही हम लिखें कॉट 3, कॉट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 87, कॉट 90 माइनस 87। ठीक लिख सकते हैं कि नहीं, एंड दैट्स सो ऑन। यहाँ पे कहीं ना कहीं 89 से पहले 88 आया होगा 88 से पहले यहाँ पे आया होगा 87 आया होगा कि नहीं आया होगा, कॉमा लगा। फिर 87 88 89 ऐसे ही सब आए होंगे, है ना, ऐसे ही सब आए होंगे। अब देखो अभी मैंने बताया था कि कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा होता है। यानी कॉट 90 माइनस 89 हो जाएगा tan 89 इंटू। ऐसे ही कॉट 90 माइनस 88 हो जाएगा tan 88 क्या हो जाएगा, tan 88 इंटू। ऐसे ही कॉट 90 माइनस 87 हो जाएगा tan 87। कितना हो जाएगा, tan 87। कितना हो जाएगा, tan 87। एंड दैट्स सो ऑन। ये कितना लिखा है, cot 87 इंटू cot 88 और यहाँ पे हो जाएगा cot 89। ठीक। अब देखो एक फॉर्मूला और पढ़े होगे कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। क्या होता है, 1/cot थीटा। क्या होता है, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। पढ़े होगे है ना, कौन सी क्लास में पढ़े थे, हाई स्कूल में पढ़े थे कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, tan थीटा होता है 1/cot थीटा। तो tan 89 को हम कहीं ना कहीं 1/cot 89 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1/cot 89। और ये cot 89 ये था, एक cot 89 ये था, ये 1/cot 89, ये भाग चला जाए कितना बचेगा, एक cot 89 से 1/cot 89 कट जाएगा, cot 89 से 1/cot 89 कट जाएगा। ऐसे ही इंटू tan 88 को लिख सकते हैं 1/cot 88, 1/cot 88। ये cot 88 से ये cot 88 कट जाएगा। ठीक वैसे ही tan 87 को लिख सकते हैं 1/cot 87, 1/cot 87। ठीक, तो ये cot 87 से ये cot 87 कट जाएगा। ऐसे ही सारे कट जाएंगे, बस बचेगा हमारे पास cot 45, हमारे पास बचेगा cot 45 और सारे कट जाएंगे। ठीक, हमारे पास बचेगा cot 85 और सारे कट जाएंगे। और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, cot 45 की वैल्यू होती है 1, cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 में सबका गुणा होगा तो कितना आ जाएगा आंसर 1 में सबका गुणा हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 सॉरी, आंसर कितना आ जाएगा 1। समझ आया कि नहीं, आई थिंक सबको समझ आएगा, ना समझ आया हो तो आप बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसके लिए, तो टेंशन वाली कोई चीज़ नहीं है ना। अगर आपने हाई स्कूल अच्छे से पढ़ा होगा तो बिल्कुल समझ में आया होगा क्वेश्चन, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, है ना। नेक्स्ट लिखा है, एक कक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने, 72। लड़कों द्वारा जो प्राप्त औसत अंक हैं, बॉयज़ ने जो एवरेज मार्क्स प्राप्त किए हैं, एवरेज
मार्क्स जो प्राप्त किए वो हैं 72। एवरेज मार्क्स कितने हैं बॉयज़ के, जो बॉयज़ के एवरेज मार्क्स हैं वो हैं 72। फिर कह रहा है कक्षा के औसत अंक 77 है, और जो पूरी क्लास के औसत अंक हैं वो कितने हैं, 77 है। ठीक, कक्षा में कुल 40 विद्यार्थी हैं, कक्षा में कुल 40, ये क्या है, एवरेज मार्क्स है, एवरेज मार्क्स है। और जो टोटल स्टूडेंट हैं, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हैं 42। वो कितने हैं, 40। जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हैं 40। ठीक, यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हैं 25, गर्ल्स कितनी है, 25 है। तो कक्षा में लड़कियों के औसत अंक ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, कक्षा में लड़कियों के औसत अंक ज्ञात करना है। देखो क्या करना है, कह रहा है कि कक्षा के जो औसत अंक हैं, पूरी कक्षा के जो औसत अंक हैं वो 77 हैं। कक्षा के जो टोटल अंक हैं, एवरेज मार्क्स हैं वो 77 हैं। और कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 40 हैं। कक्षा में कुल विद्यार्थी 40 और उनके औसत अंक कितने हैं, 77 हैं। आपने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा कि जो औसत का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्या क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्या। ठीक, क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या। औसत कितना है, औसत है 77 बराबर संख्याओं का योग। ठीक, समझ जाना, संख्याओं का योग बटे संख्याएं कितनी है, संख्याएं 40, यानी 40 स्टूडेंट। तो संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, संख्याओं का योग आ जाएगा 77 गुणा 40। संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, संख्याओं का योग आ जाएगा 77 गुणा 40, 77 गुणा 40, 40 का गुणा 77 में कराओगे ये आ जाएगा 0, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 7 28 2 30। कितना आ जाएगा, संख्याओं का योग आ जाएगा 3080। संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 3080। यानी जो पूरे कक्षा में जो अंक प्राप्त हुए हैं वो है 3080। वो कितने, 3080। और कह रहा है कक्षा में यदि लड़कियों की संख्या 25 है, कक्षा में यदि लड़कियों की संख्या 25 है, गर्ल्स है 25, और टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल थे 40, टोटल थे कितने 40, टोटल थे 40, उसमें गर्ल्स है 25, तो बॉयज कितने आ जाएंगे, बॉयज आ जाएंगे 25 में, 40 में से 25 जाएंगे कितना आ जाएगा 15, 40 में 25 जाएंगे कितना आ जाएगा 15। और बॉयज के जो औसत अंक थे, जो बॉयज के एवरेज मार्क्स थे वो थे 72, और बॉयज हैं कितने 15 हैं, बॉयज हैं कितने 15। तो उनका जो योग आ जाएगा, जो उनके मार्क्स का योग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3, 15 7 105 3 108, कितना आ जाएगा 1080। कितना आ जाएगा 1080। यानी जो बॉयज के एवरेज मार्क्स, जो बॉयज के टोटल मार्क्स हैं वो कितने 1080, और जो पूरी क्लास के टोटल मार्क्स हैं वो जो है 3080। जो क्लास के टोटल मार्क्स हैं वो 3080 हैं, और जो बॉयज के टोटल मार्क्स हैं वो हैं 1080। 3080 में हम अगर 1080 घटा दें, 3080 में अगर हम 1080 घटा दें तो कहीं ना कहीं गर्ल्स के जो टोटल मार्क्स हैं वो आ जाएंगे कि नहीं, गर्ल्स के टोटल मार्क्स आ जाएंगे कि नहीं। तो 0, 8 में 8 के 0, 0, 3 में गए 2, 3 में गए 2। समझ आया, क्या बताया मैंने कि जो पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स थे वो थे 3080, जो पूरी क्लास के टोटल मार्क्स थे वो थे 3080, और जो बॉयज के टोटल मार्क्स हैं वो हैं 1080। अगर 3080 में से 1080 घटा दें तो ये कहीं ना कहीं गर्ल्स के टोटल मार्क्स आ गए, और गर्ल्स हैं कितनी 25, गर्ल्स हैं कितनी 25। तो हमें पूछ रहा है लड़कियों का औसत अंक ज्ञात कीजिए, तो कुल बटे संख्याएं, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कुल बटे संख्याएं। 25 2000 में से 25 से भाग दो कितना आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80। तो जो गर्ल्स का औसत अंक है, जो गर्ल्स के औसत अंक है वो कितने हैं 80, यानी ऑप्शन नंबर 2। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 3/5 गुना है। ठीक, एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है, एक जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल का 3/5 गुना है। आयत का क्षेत्रफल जो है उसका 3/5 गुना है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, यानी अगर आयत का क्षेत्रफल 5x स्क्वायर है, क्षेत्रफल स्क्वायर क्यों है, क्योंकि भैया क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। ठीक, अगर
आयत का क्षेत्रफल 5x, मैंने आपको बताया था परसेंटेज क्लास अगर देखी होगी आपने तो उसमें बताया था मैंने कि जो नीचे वाली होता है उसको हम रियल वैल्यू मान लेते हैं। अगर आयत का क्षेत्रफल 5x स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल उसका कितना है 5x स्क्वायर है। अगर आयत का क्षेत्रफल तो वर्ग है उसका 3/5x स्क्वायर, क्योंकि 3/5 गुना है। ठीक, 5 से 5 कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, कितना है 3/5 5x स्क्वायर इंटू 3/5 गुना, 5 से 5 कैंसिल, यानी जो वर्ग का क्षेत्रफल वो आ जाएगा 3x स्क्वायर। वो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। आयत के क्षेत्रफल का 3/5 गुना था वर्ग का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल 5x स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। फिर कह रहा है कि यदि आयत की भुजाएं 9 और 15 हैं तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अगर आयत की भुजाएं 9 और 15 हैं तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब आयत का क्षेत्रफल होता कितना है, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक, आयत का क्षेत्रफल दे कितना रहा है, आयत का क्षेत्रफल दिया है 5x स्क्वायर। ठीक, बराबर लंबाई कितनी है, लंबाई है 9 इंटू चौड़ाई कितनी 15, चौड़ाई कितनी है 15, यानी 5 से 15 कटेगा 3 बार, 5 से 15, यानी x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, x स्क्वायर की वैल्यू है 27, 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27, एक्स स्क्वायर जो वैल्यू है वो है 27। अब कह रहा है वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अगर वर्ग की भुजा पता चल जाए हमें तो वर्ग का परिमाप अपने आप निकल आएगा। वर्ग की भुजा अगर हमें पता चल जाती है तो वर्ग का परिमाप आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर की अगर वैल्यू 27 है, यहाँ पे वर्ग का ये क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है। वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल दिए है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर यानी 3 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 27, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 27, यानी भुजा बराबर भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर बराबर, भुजा का स्क्वायर बराबर 27 त्रिका 81, और स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट। ठीक, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, और 81 का अंडर रूट कितना होता है 9, यानी भुजा जो है वर्ग की, जो वर्ग की भुजा है वो कितनी है 9 है, जो भुजा है वर्ग की वो है 9। ठीक, और परिमाप जो वर्ग का होता है, जो वर्ग का परिमाप होता है, जो वर्ग का परिमाप होता है, परिमाप वो होता है 4 इंटू भुजा। कितना होता है 4 इंटू भुजा, कितना होता है 4 इंटू भुजा, यानी 4 गुणा भुजा कितनी 9, यानी 4 गुणा 9 कितना आ जाएगा 36, 4 गुणा 9 कितना आ जाएगा 36। तो आंसर क्या है 36। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, 36 सेंटीमीटर। ठीक, समझ आया, आई थिंक सबको समझ में आएगा। ठीक, ना समझ आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना, थोड़ा पीछे करके देख लेना है ना, क्वेश्चन दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ था है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ था तो ये हटा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन सही से टाइप नहीं हो पाया है ना पूरा क्वेश्चन, टाइपिस्ट की थोड़ी सी गलती है तो गलतियाँ माफ़ कर देना, क्योंकि माफ़ करना ही सबसे बड़ा धर्म है ना। छोटे लोग माफ़ नहीं कर पाते, माफ़ कौन करता है, माफ़ करता है हमेशा बड़ा जो होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 0.25x बराबर 0.75y तो x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है 0.25x बराबर 0.75y, 0.75y। ठीक, तो क्या कह रहा है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखो ये तो बहुत पहले सीखे हो कि दशमलव बढ़ता है तो जीरो बढ़ते हैं। ठीक है, और दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने ही जीरो बढ़ते हैं। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद है 2 संख्या 0.25। x मत जोड़ना है क्योंकि x क्या है, x है चर पद और ये अचर पद, हमें अचर पद देखने हैं यानी कांस्टेंट देखने हैं। तो कांस्टेंट कितने हैं, दशमलव के बाद 2 हैं 0.25। ऐसे इधर देखो अगर तो इसके बाद 0 पॉइंट के बाद कितने कांस्टेंट हैं, 2 हैं, तो इधर भी कितने आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। अभी कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि ये 7, ये 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे दशमलव हटाओ ना, ये 100 से 100 कट जाएगा। अब क्या बचा 25x बराबर 75y, 25x बराबर 75y, कितना बचा
25 x बराबर 75 वाई। अब कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि 25 गुणा 3 क्या होता है 75, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 वाई। x बराबर कितना आ जाएगा 3 वाई। तो जहाँ भी आपको x दिख जाए वहाँ पे 3 वाई रख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। हमें मान किसका निकालना था x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का। x बराबर 3 वाई रखना है तो x की जगह यहाँ पे हम क्या रख देंगे 3 वाई। तो 3 वाई प्लस वाई कितना आ जाएगा 3 वाई प्लस वाई अपॉन 3 वाई माइनस वाई। 3 वाई माइनस वाई, 3 वाई प्लस वाई होता है 4 वाई। 3 वाई प्लस वाई कितना होता है 4 वाई। 3 वाई माइनस वाई होता है 2 वाई। तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा और 2 दूनी 4 कितना होता है 2 दूनी 4, यानी आंसर कितना आ जाएगा 2। आंसर कितना आ जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 5.6 को प्रतिशत रूप में बदलें। 5.6 को क्या करना है प्रतिशत रूप में बदलना है। देखो अगर परसेंटेज की क्लास आपने देखी होगी मेरी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपने अगर परसेंटेज पढ़ा भी है कभी तब भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। करते हैं क्या कह रहा है 5.6 को प्रतिशत रूप में बदलिए। 5.6 को प्रतिशत रूप में मैंने बताया था कि जब भी आपको प्रतिशत रूप में बदलना हो तो 100 से गुणा करते हैं, अगर परसेंट हटाना हो प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग करते हैं। क्या बताया मैंने? जब भी आपको प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा कर दो, और आपको प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग कर दो। ठीक, आपको क्या करना है प्रतिशत लगाना है, प्रतिशत रूप में बदलना है तो क्या करना है 100 से गुणा करना है। सबसे पहले तो 5.6 को अगर सॉल्व करो तो 5.6 दशमलव हटेगा तो नीचे क्या बढ़ेगा 0 बढ़ेगा। नीचे क्या बढ़ेगा 0 बढ़ेगा, यानी दशमलव बाद कितने अंक थे दशमलव बाद 1 अंक था तो 1 0 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 56/10। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 56/10। अब क्या कह रहा है कि 10% रूप में बदलना है। मैंने बताया कि प्रतिशत रूप में बदलना हो तो 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग कर दो। ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 56 गुणा 10 कितना आ जाएगा 560। 56 गुणा 10 कितना आ जाएगा 560, और 560 क्या हो जाएगा प्रतिशत। 560 क्या हो जाएगा प्रतिशत। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 समझ आया। ठीक, क्या बताया मैंने कि अगर प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग कर दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 28 और 42 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है 28 और 42 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने की दो विधि होती है। कौन कौन सी? कक्षा 10 में आपने पढ़ी होगी। एक विधि होती है भाग विधि, एक विधि होती है गुणनखंड विधि। मैं आपको दोनों बता दूंगा। ठीक, सबसे पहले भाग विधि देखते हैं। भाग विधि में क्या होता है छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 28 का भाग देंगे 42 में, कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। 28 से कम 28, 28 दूनी होता है 56, 56 ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार जाएगा। 28 से कम 28। 42 से 28 का अंतर कितना आ जाएगा 14। 42 से 28 का अंतर कितना आ जाएगा 14। अब क्या करते हैं जो शेष फल होता है, ये क्या है 14 क्या है शेष फल। शेष फल में अब किससे शेष फल से किसमें भाग देते हैं? जो पहले हमने भाजक जिससे हमने पहले भाग दिया था उसी को हम नीचे उतार के लिखते हैं। हम 28 को यहाँ पे लिखेंगे। अब 14 से किस में भाग देंगे 28 में देंगे। ठीक, 14 से भाग किस में देंगे 28 में देंगे। क्या बताया मैंने? सबसे पहले भाग दो, जो शेष फल बचे, जो शेष फल बचे, शेष फल से भाग देना है हमें किसमें भाजक में, जो हमने जिससे हमने पहले भाग दिया था। ठीक, 28 से भाग देंगे यानी 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 पूरा पूरा चला गया। और जहाँ पूरा पूरा चला जाए और जिस संख्या से जाए वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। वही हमारा क्या होता है एचसीएफ, यानी इसका एचसीएफ कितना है? इसका एचसीएफ जो है वो कितना है 14 है। एचसीएफ कितना है 14 है। ठीक, एचसीएफ 14 है तो दो ऑप्शन कटे, एक ये कटा एक ये कटा, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या बताना है एचसीएफ बताना है। एचसीएफ बताना है तो एचसीएफ पहले आना चाहिए। दो ऑप्शन अभी बचे, दो ऑप्शन अभी बचे। कौन कौन से? 2 और 3, क्योंकि दोनों में 14 है। ठीक, यानी एचसीएफ 14 है इसका। ठीक, अब क्या निकालना है हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम की कौन सी विधि होती है? गुणनखंड विधि। 28 और किसका निकालना है 42 का। 28 और 42 का। ठीक, गुणनखंड विधि से देखो कैसे निकालना है। 2 से काटो, 2 से काटोगे 14 बार 28 कटेगा और 42 कटेगा 21 बार। फिर 2 से काटो क्योंकि 2 14 भी कटेगा, 2 7 14 और 21। ठीक, उसके बाद किससे? अब 2 से कटेगा नहीं तो उसके बाद 3 से देखो, 3 से कट जाएगा, 3 7 तो कटेगा नहीं, 7 ऐसे 3 7 21। ठीक, फिर उसके बाद अब 3 से कटेगा नहीं, अब किससे? 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 7 से ही कटता है। 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब क्या करना होता है? गुणा करना होता है। 7 त्रिका 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 42 दूनी 84। तो इसका एलसीएम कितना है?
इसका जो एलसीएम है वो कितना है 84, इसका एलसीएम कितना है 84, एलसीएम कितना है 84। ऑप्शन कौन सा, ये भी गलत हो गया, एलसीएम है 84, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन है। ठीक, अब देखो एचसीएफ मैंने भागविद से तो बता दिया, गुणनखंडविद से कैसे निकालते हैं, देखो इसको मिनट तो पहले गुणनखंडविद से निकालते हैं कैसे, ऐसे निकालते हैं, बताते हैं, है ना। किसका एचसीएफ निकालना है 28 और 42 का, 28 और 42 का, किससे, गुणनखंडविद से। सबसे पहले 28 का गुणनखंड करो, सबसे पहले 28 का गुणनखंड करो। ठीक, कैसे किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से 14 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 14। फिर किससे कटेगा, 2 से कटेगा 7 आ जाएगा। अब किससे कटेगा, 7 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 7। तो जो 28 के गुणनखंड है, जो 28 के गुणनखंड है वो कितने आए, 2 2 गुणा 2 गुणा 7। जो 28 के गुणनखंड है वो कितने हैं 7। अब किसके गुणनखंड करने हैं, 42 के करने हैं, तो यहाँ पे 42 के गुणनखंड करो, कितना है 2, 2 से कितना आ जाएगा 21। फिर 3 से कटेगा, क्योंकि 2 से 21 कटता नहीं, तो 3 7 21 और 7 एकम 7, कितना, तो 42 के जो गुणनखंड है वो कितने आ गए, 42 के जो गुणनखंड है वो है 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 3 गुणा 7। अब क्या करना होता है, अब जो दोनों में कॉमन है, जो गुणनखंड दोनों में कॉमन है, हमें वही वही उठाने होते हैं। देखो 2 दोनों में दिख रहा है, 2 दोनों में दिख रहा है, तो 1 आ जाएगा 2, 1 आ जाएगा 2 गुणा, फिर इसमें 1 2 और है, लेकिन इसमें 1 2 कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक, तो ये तो कट हो जाएगा। फिर 3 इसमें, लेकिन 3 इसमें नहीं, 7 इसमें भी, 7 इसमें नहीं, तो ये 1 7 आ जाएगा। ठीक, 1 7 आ जाएगा, तो 2 गुणा 7, 2 गुणा 7, तो 2 गुणा 7 कितना होता है 14। तो इसका एचसीएफ कितना है 14, एचसीएफ कितना है 14। तो दोनों विधि बता दी मैंने, एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि, जो आपको सरल लगे उससे आप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, पजल दी गई है आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या यानी जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दी जाए वही हमें क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे ये संख्या ज्ञात करने की, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक, अब देखो जो लास्ट में होता है वही प्रोडक्ट होता है, वही हमें निकालना होता है। ठीक, जो लास्ट में हो प्रोडक्ट, तो एक बार ये ऐसे देख लो, एक बार ऐसे देख लो, कहीं ना कहीं से अगर यहाँ से देखोगे तो ये प्रोडक्ट आपको ये दिख रहा है, प्रोडक्ट तो देखो कहीं ना कहीं 5 7 9 से 3 आ रहा है, ये प्रोडक्ट दिख नहीं रहा है ना, तो यानी सीरीज ऐसे नहीं बन रही है। ठीक, प्रोडक्ट ऐसे नहीं निकाला जा रहा है, प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ऐसे निकाला जा रहा है, क्योंकि 5 7 4 से 34 कुछ रिलेशन बन सकता है ना, 5 7 4 34, 7 6 5 38, 3 6 9 8 36। ठीक, पहले तो हम क्या करते हैं, पहले तो गुणा करके देख लेते हैं कि गुणा करने से कोई तो नहीं बनना है। देखो 5 7 35, 35 4 39, 5 7 35 और 35 चौको अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं 5 7 35 और 35 में 4 जोड़ेंगे 39, 39 में 5 जाएगा 34। ठीक, अगर ऐसे ही समय बन रहा है तो यही वाला है, नहीं तो ये गलत है। ठीक, फिर ऐसे ही करते हैं, 7 6 42 और 42 5 47, 7 6 42, 42 5 47, ऊपर कितना घटाया था हमने, ऊपर घटाया था 5, तो नीचे भी 5 घटाओ, तो 7 6 42 5 47 में 5 घटाओ 42 आ जाएगा, यानी ये वाला कहीं नहीं बनना है। ठीक, ये वाला नहीं बनना है। लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला गुणा करो, इसे जोड़ो, कह रहा है 5 चौको 20 और 20 7 27, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 20 7 27, 27 7 34, यानी 7 जुड़ रहा है। फिर 7 माना 35, 35 6 41 7 48, कहीं ना कहीं ये भी नहीं बनना है। फिर दूसरा देखते हैं कैसे भी बनाना है। अब देखो एक बार ही सबको जोड़ लो। ठीक, 5 7 12, 12 4 16, 5 7 12, 12 4 16, 16 गुणा 2 कितना होता है 32, 16 गुणा कितना होता है 16 गुणा 2 होता है 32, और 32 प्लस 2, 16 गुणा 2 प्लस 2, यानी इनको एक बार सबको जोड़ना है, उसका 2 गुना और 2 जोड़ना है। फिर इसमें भी ऐसे करो, 7 6 13, 13 5 18, 18 गुणा 2, 18 गुणा 2 और प्लस 2 कितना आ जाएगा 38, कितना आ जाएगा 38, ये कितना आ रहा है 34, ये कितना आ जाएगा 38, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही बनना है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 7 6 13 5 18 2 36 2 38, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ऐसे इसमें देख लेते हैं, 3 6 9, 9 8 17, 9 8 17, 17 गुणा 2 और प्लस 2, 17 गुणा 2 प्लस 2, 17 2 34 2 36, 36 आ रहा है क्या, हाँ जी बिल्कुल 36 आ रहा है। ठीक, कहीं ना कहीं ऐसे ही बनना है। ठीक, तो ऐसे ही हमें निकालना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा, तो हमें क्या करना है 9 7 16, पहले और दूसरों क्या करना है जोड़ना है, 9 7 16, 9 7 16, 16 गुणा 2 करना है, 16 गुणा 2 करना है, 16 गुणा 2, 16 गुणा 2 कितना होता है 32, 16 गुणा 2 कितना होता है 32। अब क्या करना था, जो प्रोडक्ट गुणा करने से है उसमें 2 जोड़ना था, उसमें क्या करना था 2 जोड़ना था, और उसके बाद हमें क्या करना था, सॉरी
9 7 16 गलत हो गया, तीनों को जोड़ना था ना, तीनों को जोड़ना था। 9 7 16 और 16 के बाद क्या करना था, इसको भी जोड़ना था, उसके बाद 2 गुना करना था, और 2 गुना करने के बाद 2 और जोड़ने थे, 2 और जोड़ने थे। तो 2 जोड़ने के बाद अगर 46 आ रहा है तो हम इसको पहले घटा लेते हैं कि 46 में 2 घटा लेते हैं, 2 पहले ही घटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 44, 2 पहले ही घटा लो तो बचेगा 44, 46 में 2 गए 44, यानी इन दोनों को इस तीनों को जोड़ने से, उसका 2 गुना करने से, 2 गुना करने के बाद 2 जोड़ दो तो कितना आना चाहिए 44 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 44 आना चाहिए। समझ आया कि नहीं, क्या बताया मैंने, ये 34 38 36 कब आ रहे थे, ये 2 जोड़ने के बाद आ रहे थे, 2 जोड़ने के बाद आ रहे थे, तो ये भी 2 जोड़ने के बाद 46 2 जोड़ने के बाद आ रहा होगा, तो इससे 46 से पहले ही 2 घटा लो, 46 से पहले ही 2 घटा लोगे तो आ जाएगा 44। अब ये 44 कब आना है, ये 44 आना है इन तीनों को जोड़ने से, इन तीनों को जोड़ने से, उसके बाद उनको 2 गुना करने से, ठीक, इन तीनों को जोड़ने से और इन तीनों को फिर उसको 2 गुना करने से, यानी 9 7 16, 16 में से कितने जोड़ोगे कि उसको 2 गुना करने से 44 आ जाए। 9 7 16, 16 6 22, 16 6 22 और 22 का 2 गुना कितना होता है 44, 22 का 2 गुना कितना होता है 44, यानी कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन मार्क की जगह कितना बढ़ना है 6 बढ़ना है, क्वेश्चन मार्क की जगह कितना बढ़ना है 6 बढ़ना है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा। समझ आया, ना समझ आया हो तो दोबारा देख लेना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं दोबारा नहीं समझा सकता, सॉरी, है ना। तो अगर आपको नहीं समझ आया तो क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, ठीक, थोड़ा सा बैक करना, क्वेश्चन दोबारा देख लेना। फिर उसके बाद नॉन वर्बल के क्वेश्चन आ गए आपके, है ना। देखो कह रहा है सही आकृति चुने जो प्रश्न चिन्ह की जगह आएगी, जो प्रश्न चिन्ह की जगह आएगी। देखो क्या है, सबसे पहले एक आपको रेक्टेंगल यानी आयत दिया है और एक सर्किल दिया है। सबसे पहले आपको एक आयत दिया है, एक वर्ग दिया है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, आयत की जो एक लाइन है वो हट रही, आयत की एक लाइन, एक भुजा हट रही है, एक लाइन हट रही है, और इधर क्या हो रहा है, एक सर्किल जुड़ रहा है, यानी सर्किल एक जुड़ रहा है और इधर आयत की एक लाइन घट रही है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर से देखो एक सर्किल था, इसमें 2 सर्किल हो गए, इसमें 3 सर्किल हो गए, इसमें 4 सर्किल हो गए, और इसमें क्या हो रहा था, पहले एक लाइन हटी, फिर दूसरे वाले में पहले एक लाइन हटी, फिर दो लाइन, फिर एक और लाइन हट गई, फिर एक और लाइन हट गई, फिर एक और लाइन हट गई, अब बची है केवल एक लाइन, यानी अगले वाले में एक और लाइन घट जाएगी, एक और लाइन हट जाएगी, यानी कहीं ना कहीं आपको आयत कहीं कुछ लाइन वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ देखने को मिलेंगे वर्ग, सिर्फ देखने को मिलेंगे क्या, वर्ग। इसमें तो वर्ग अलग है ना, एक वर्ग बड़ा दे रखे हैं, ये भी एक वर्ग बड़ा दे रखे हैं, ठीक, हाँ, बड़े वर्ग के अंदर वर्ग है ना, बड़े वर्ग के अंदर वर्ग है, लेकिन लाइंस कहीं देखने को नहीं मिलेंगी आपको। इसमें लाइंस है यानी ये गलत, इसमें भी लाइंस है ये गलत, इसमें भी लाइंस है ये गलत। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर क्या है 3, ठीक। केवल क्या देखने को मिलेंगे, सर्किल, और सर्किल गिनने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑप्शन उस टाइप के दे रखे हैं कि आप एलिमिनेट कर सकते हैं ना, जिसमें लाइन दिख जाए वो गलत है, क्योंकि लाइन सब आनी नहीं है, लाइन ये लाइन एक बची है, वो भी अगले वाले में हट जाएगी, तो लाइन्स कहीं आएंगी नहीं, केवल सर्किल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, नेक्स्ट है कौन सा है, देखो एक एरो है, एक बिंदी टाइप दे रखे हैं, एक एरो एक बिंदी टाइप दे रखे हैं, ठीक। क्या हो रहा है, एरो सबसे पहले 90 डिग्री ऊपर है, यानी 12 पे है, बाद में कहीं ना कहीं 1 या 2 पे आ गया, यानी एरो क्या हो रहा है, एरो क्लॉकवाइज घूम रहा है। एरो कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज। मैंने बताया था पिछले मॉक में कि क्लॉकवाइज ये घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज कैसा घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे और क्लॉकवाइज ऐसे। देखो एरो घूम रहा है क्लॉकवाइज और जो बिंदी है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक, जो बिंदी है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जो एरो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर देखो यहाँ पे एरो है, फिर अगले वाले में कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, अगले वाले में यहाँ पे आ जाएगा, आ गया, अब अगले वाले में कहाँ पे आएगा, अगले वाले में आएगा यहाँ पे, ठीक, क्योंकि एरो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो बिंदी कहाँ पे थी, बिंदी यहाँ पे थी, फिर अगले वाले में यहाँ पे आ गई, अगले वाले में यहाँ पे आ गई, अगले वाले में यहाँ पे आ गई, तो अगले वाले में कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। तो आपको फिगर कैसा देखने को मिल सकता है, फिगर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह, सॉरी, फिगर आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। कौन से वाले में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा, इसमें भी नहीं है, सॉरी, हाँ, तीसरा नहीं है, ठीक है, तीसरा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एरो हमें नीचे लाना है और बिंदी यहाँ पे लाना है। कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक, समझ आया।
तीसरा भी नहीं, दूसरा भी नहीं। समझ आया? ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वही फिर से नॉन वर्बल का है। देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले इस बिंदी पे ध्यान देते हैं। बिंदी क्या हो रहा है, एक आगे बढ़ रहा है, ठीक, एक कोना आगे बढ़ रहा है, एक कोना आगे बढ़ रहा है, एक कोना आगे बढ़ा है क्योंकि यहाँ पे थी और अगले वाले में कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, चेंज होके यहाँ पे आ गई, अगले एक कोना बढ़ रहा है। जो स्टार है वो यहाँ पे, अब अगले वाले में कहाँ जाएगा, स्टार कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिखेगा। स्टार कहाँ पे दिखेगा, नीचे वाले लेफ्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे आपको क्या दिखेगा, स्टार, लेफ्ट वो भी नीचे वाले में, ठीक, लेफ्ट वो भी नीचे वाले में। इसमें नहीं है, इसमें ये हो सकता है, ठीक, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो अगर स्टार से हम देखें तो हमारा आंसर आ रहा है कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एक बारी पूरा देख लेते हैं, ठीक। क्या हो रहा है, ये वाले कलर्ड है, ये वाले कलर्ड है और ये वाले क्या है, खाली है। तो कलर्ड वाले कैसे हुए, कलर्ड वाले कैसे भी या तो क्लॉक वाइज घुमा लो या एंटी क्लॉक वाइज घुमा लो। कैसे घूम रहे हैं, 90 डिग्री घूम रहे हैं, क्योंकि ये कैसे आ गए, ये इससे आ गए है ना, ये ऐसे आ गए, कैसे आ गए हैं, ये आ गए ऐसे, ठीक, इस तरीके। तो ये भी 90 डिग्री घूम जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं कलर्ड वाला आ जाएगा इधर, एक कलर्ड वाला आ जाएगा इधर और एक कलर्ड वाला आ जाएगा इधर, एक कलर्ड वाला आ जाएगा इधर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, क्या है, सही आकृति चुने जो प्रश्न चिन्ह की जगह लेगी। कौन सी लेगी, देखो क्या हो रहा है, हमें ध्यान देना है। पहले तो ये वाले देख लो, पहले ये वाले देख लो। ये क्या हो रहा है, जो ये लाइनिंग है एक छोड़ के अगले वाले में यहाँ पे आ रही, ठीक, अगले वाले में कहाँ पे आ रही, यहाँ पे आ रही, अगले वाले में कहाँ पे आ रही, यहाँ पे आ रही। यानी एक छोड़ दे रही उसके जस्ट आगे वाले में, एक छोड़ रही उसके जस्ट आगे वाले में। देखो एक यहाँ पे था, फिर एक छोड़ दिया उसने, फिर जस्ट आगे वाले में, ठीक। फिर वैसे ही यहाँ पे था, जब एक छोड़ दिया उसके जस्ट आगे वाले में, यहाँ पे था, देखो उसके जस्ट आगे वाले में आ गई। अब जो नेक्स्ट में आएगी वो एक छोड़ देगी, यहाँ पे ये छोड़ देगी, कौन सा वाला भरेगी, ये वाला भरेगी, ठीक। तो ये वाला किस में भर रहा है, देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में नहीं भर रहा है, सेकेंड वाले में हो सकता है, ठीक, क्योंकि इसी में, थर्ड वाले में भी हो सकता है क्योंकि इसमें भी भर रहा है, फोर्थ वाले में गलत। यानी आपके दो ऑप्शन कट गए, कौन से, फर्स्ट और फोर्थ। अब बचे कौन से हैं, दूसरा और तीसरा। अब हमें क्या देखना है, ये छाते वाली डंडी देख लो जो छाते की तरह दिखनी है ना, ये देखो इसमें किसमें, चारों में, किसमें, चारों में। फिर क्या हो रहा है, देखो 1 2 3 बची, एक गायब हो गई। अब कितनी बची है, 1 2, अगले वाले में 2 बची हैं, अगले वाले में 1 बची, यानी अगले वाले में अब छाता वाले डंडी गायब हो जाएंगे। यानी केवल हमारे पास बचेगा क्या, केवल स्क्वायर, स्क्वायर वर्ग बचेगा। इसमें 2 डंडियाँ देख रहे हैं, यानी ये भी गलत है। बचा कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से वही, अगली आकृति में कौन सी आएगी, देखो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या है, कलर्ड कलर्ड, नॉन कलर्ड नॉन कलर्ड, यानी जो ब्लैंक है वो आमने सामने है, कलर्ड आमने सामने है। फिर आगे क्या है, फिर कलर्ड सामने सामने, नॉन कलर्ड सामने सामने, कलर्ड सामने सामने, नॉन कलर्ड सामने सामने, नॉन कलर्ड सामने सामने, कलर्ड सामने सामने, ठीक। तो ऐसे ही देख लो अगर ऑप्शंस में, कलर्ड सामने सामने, यानी ये हो सकता है, ठीक। इसमें क्या है, इसमें कलर्ड और नॉन कलर्ड आ गए, यानी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 नॉन कलर्ड आ गए, ये भी नहीं होगा, ठीक। तो अगर ऐसे देखें तो हमारा ऑप्शन कौन सा 4 बैठ रहा है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, मतलब कि दूसरा भी कुछ पैटर्न लग सकता है कलर्ड नॉन कलर्ड से, तो हम नहीं बता सकते कि ये वाला सही है, ठीक। दूसरा क्या बन सकता है, देखो क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये कलर्ड सर्किल है यहाँ पे, ठीक, कलर्ड सर्किल है यहाँ पे, अगले वाले में कलर्ड सर्किल आ गया यहाँ पे, अगले वाले में कलर्ड जो सर्किल है वो आ गया यहाँ पे, फिर कलर्ड सर्किल आ गया यहाँ पे। यानी कहीं ना कहीं आप देखो पैटर्न कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसा पैटर्न घूम रहा है, क्लॉकवाइज। और देखो ये नॉन कलर्ड सर्किल यहाँ पे था, अगले वाले में यहाँ पे आ गया, ठीक, अगले वाले में यहाँ पे आ गया, अगले वाले में यहाँ पे आ गया, ठीक। तो कहीं ना कहीं क्लॉकवाइज ये अपने स्थान बदल रहे हैं, ठीक। लास्ट वाला क्या है, ये नॉन कलर्ड जो है सर्किल यहाँ पे, तो अगले वाले में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। अगर यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएं, अगर यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएं, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, 4 पार्ट में डिवाइड कर दें। कैसे करना है, हमें क्लॉक वाइज घुमाने, ठीक। नॉन कलर्ड यहाँ पे था, अगले वाले में आएगा यहाँ पे, तो नॉन कलर्ड आएगा यहाँ पे, नॉन कलर्ड आएगा यहाँ पे, ठीक। कलर्ड था, कलर्ड यहाँ पे था सर्किल, अगले वाले में आएगा यहाँ पे, तो कलर्ड सर्किल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। कैसा, कलर्ड सर्किल जो भरा हुआ है, ठीक।
फिर उसके बाद कलर्ड ट्रायंगल था वो आ जाएगा यहाँ पे, कलर्ड त्रिभुज था वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, कलर्ड त्रिभुज आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा ट्रायंगल आएगा, वो भी कैसा, नॉन कलर्ड। तो कहीं ना कहीं ये आकृति बनेगी। ये आकृति कौन से, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 21 ही क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लिया और बहुत अच्छे से समझाया है ना। मॉक 1 में जैसे आपने प्यार दिया था वैसे ही मॉक 2 में दीजिएगा, और आगे आने वाले भी मॉक्स में ऐसे ही प्यार दीजिएगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं अगले इनटेक में ऐसी क्लासेस लेके आऊँगा आपके लिए। मैंने आपको पहले बताया है, पहले ही शुरुआत में स्टार्टिंग की वीडियो में बता दिया था कि ऐसी क्लासेस लेके आऊँगा जो आपके मार्क्स ही नहीं बूस्ट करेंगे बल्कि आपको रैंक भी दिलाएंगे, ठीक। तो अगले मॉक में मिलते हैं। ये मॉक आपको अच्छे समझ आया होगा, जो गलतियाँ हो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, है ना। और जो बात थी कि फ़ॉन्ट चेंज कर लो सर या कलर चेंज कर लो, तो मैं अगला मॉक लेके आऊँगा उसमें सारी दिक्कतें कोई सी भी नहीं आएंगी। और जो ये बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा है इसके लिए सॉरी, है ना। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। बाकी मॉक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले ऐसे ही बेहतरीन मॉक में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।